नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं। हमारे साथ मौजूद हैं करण महाराज जी। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और काफ़ी कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के और युवा नेता हैं ख़ास तौर पर। और पिछले कुछ दिनों से इनके जो तेवर हैं वो देहरादून से लेकर दिल्ली तक चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप आए, पहले ही मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं उसके लिए। बहुत सारी बातें हैं। आप पिछले कुछ 10 सालों से तकरीबन मैं देख रहा हूं, कांग्रेस को उत्तराखंड में कवर करता रहा हूं। इस तरीके का युवा अध्यक्ष मिलना मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए, ख़ास तौर पर उत्तराखंड कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात है। और पिछले कुछ सालों से जब आपका अध्यक्ष पद का दौर हो गया है, अब हम कभी कभी देखते हैं कि आप ऐसे तेवरों में दिखते हैं जो एक युवा को शोभा भी देते हैं, लेकिन फिर कई बार ऐसा लगता है कि कांग्रेस की जो परंपरा रही है उससे कहीं आप अलग जा रहे हैं। तो उस पर भी बात करेंगे हम। लेकिन पिछले लगभग 2 साल का वक्त आपका हो गया है जो अध्यक्ष पद आपने संभाला। इस दौर में क्या कुछ आपने बदलने की कोशिश की कांग्रेस को, या फिर कांग्रेस को कुछ नई राह पर ले जाने की कोशिश की आपने, और क्या उसमें कुछ सफलता मिल पाई? क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका, काफ़ी विस्तृत है। मैंने जो अपने राजनीतिक जीवन में कुछ चीज़ें देखी जो कमियां थी कि कांग्रेस वीक हो रही है, क्यों हो रही है, तो उसमें मैंने पाया कि लीडरशिप का कहीं दिक्कत नहीं है, दिक्कत ही कैडर में। एक्चुअली कांग्रेस शुरू से लीडर बेस्ड पार्टी रही और उसका नतीजा ये रहा कि आइडियोलॉजी या जो वर्कशॉप्स अब चल रही हैं वो नहीं थी, और कहीं ना कहीं हल्के हल्के स्नेह क्योंकि लगातार सरकारें रहने का नतीजा ये हुआ कि केवल चुनाव जीतना और विधायक बनना या मंत्री बनना या एमपी बनने तक ही सीमित रह गई चीज़ें। और उसका नतीजा ये हुआ कि कैडर नहीं रहा, और लीडर बेस्ड पार्टी होने का नतीजा ये रहा कि हर विधायक के अपने फॉलोअर्स और उसकी अपनी टीम। जो पार्टी का कैडर होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं नहीं था, और जिसका नतीजा हमने 2017 में उसके दंश को झेला है। जब हरीश रावत की सरकार गिराई गई और 9 विधायक चले गए, तो अगर हम उत्तराखंड को 3 हिस्सों में बांटें मोटा मोटी, एक यूडीएन से लेके कुमाऊं, फिर एक गढ़वाल के 11 सीट्स को आप हटा दीजिए हरिद्वार, देहरादून से लेके पर्वतीय अंचल तक लास्ट रुद्रप्रयाग, चमोली, अगर इनको ले लें तो हम 30 सीटें हैं। 30, 11 एंड 29 कुमाऊं, 11 हरिद्वार, 30 सीटें देहरादून से लेके पहाड़ की। तो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये था, मेरी आदत है थोड़ा स्टडी करने की, चीज़ों को कैलकुलेट करने की। मैंने देखा कि वो जब 9 एमएलए गए उसके बाद पूरा कैडर साफ हो गया, यहाँ से लेके ऊपर तक। हम देहरादून से लेके उधर रुद्रप्रयाग चमोली तक आउट ऑफ 30 एक सीट जीते 2017। 2022 में हम 3 सीट जीते। तो जब हम 3 सीटें जीत रहे 30 में, तो 40 सीटों में आप गवर्नमेंट नहीं बना सकते। हाँ, ये बार बार आप कह रहे हैं कि आप 40 सीटों में नहीं बना सकते। तो वही कारण था कि करण मेहरा जब बना अध्यक्ष, तो मैंने पहला काम यही किया कि मैंने गढ़वाल के दौरों से शुरुआत की, और वहीं मैं ज़्यादा कंसंट्रेट कर भी रहा हूँ। लोगों को, कई को परेशानी है, कई को खुशी भी है, और उद्देश्य केवल एक है कि कांग्रेस की सरकार लानी है, ताकि हम जितनी अव्यवस्थाएं हैं जिनको मैं ठीक करना चाहता हूँ, ठीक देखना चाहता हूँ, उसके लिए मैं काम कर सकूँ। दूसरा, आपने चेंजेस की बात की, मैं कैडर बिल्डिंग पे हूँ लगातार पिछले, और उसी की वजह से नाराजियाँ भी झेल रहा हूँ। कुछ स्वाभाविक घर्षण होता है जब आप कोई काम करते, तो उसके ये हो रहा है, रिपल्सन्स भी आते हैं, और वो अच्छा है, उसको मैं बुरा भी नहीं मानता, हेल्दी है। मैंने जो 9 संकल्प में हमको कहा गया था उसका पालन किया, और मैंने, आप देखिएगा, मैंने लगभग सभी युवा चेहरे लगभग जो है जिला अध्यक्ष के रूप में दिए। वही एक टीम मुझे मिली नीचे, फिर ब्लॉक अध्यक्षों का एक अलग तरीका, उसमें दिल्ली से हमारे पास टीम भेजी गई, उन्होंने नीचे मीटिंग्स ली, वो क्या, वो हमारे बने। लेकिन जो मेरे हाथ से जो फॉर्म हुआ वो जिला अध्यक्ष पे, और आप मैक्सिमम देखिए कि पोटेंशियल वाले लड़के हैं। और जिस रुद्रप्रयाग या और जगहों में गया, जब पहला दौरा था, जहाँ बमुश्किल 50-100 लोग हो रहे थे, आज मेरी हर मीटिंग में 2,500 से 3,000 आदमी वहाँ होता है। वो उसी का है कि नए युवा आए और उन्होंने अपनी पोटेंशियल दिखाने के लिए काम किया है, और कहीं ना कहीं 2 बाई इलेक्शन में उसका रिजल्ट दिखा।
एक बात मैं और कह रहा था, आपने कहा चेंजेस क्या देखे, तो उसमें मैं इतना ही कहूँगा कि संसद के चुनाव में एक बड़ी हार हुई हमारी, लोकसभा सीट हम हारे। तो मेरे पे क्वेश्चन भी था कि करण मेहरा के रहते हारे, लेकिन मैं जिस बात को लेके चल रहा था मैं खुश हो गया, मैं उसको साबित करने में कामयाब रहा। जब 2 बाई इलेक्शन हुए, एंड इट इज़ फर्स्ट टाइम कि जब हम कोई विपक्षी दल गवर्नमेंट के अगेंस्ट बाई इलेक्शन जीता है। और बागेश्वर में मैं एज में आके रहा, 12,000 से हम हारे थे पहले बागेश्वर की सीट। और चंदन राम दास जैसे एक मतलब बहुत मृदुभाषी और व्यवहार कुशल व्यक्ति की डेथ हुई थी, उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी, बीजेपी के मंत्री थे। उस चुनाव में हम 12,000 के हार को 2,000 के आसपास लाने में कामयाब रहे। मुझे याद है। कुछ चीज़ें और अगर रही होती, हमारे पे कुछ कमियां भी हैं, वो हम पूरी नहीं कर पाए। और मुख्यमंत्री को लगातार वहाँ बहुत समय देना पड़ा, इवन एक दिन तो पूरे दिन पैदल चले हैं। तो वो कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से हम नहीं जीते। लेकिन इस बार दोनों बाई इलेक्शन जीत के मैंने वो बात को साबित करने में मैं कामयाब रहा, जो मैंने सांसदीय चुनाव से पहले कहा था कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, लोग वोट देना चाहते हैं। दुर्भाग्य रहा कि हम नहीं जीत पाए, लेकिन बाई इलेक्शन जीत के मैं समझता हूँ कि हम एक अच्छा मैसेज देने में कामयाब रहे। एक चीज़ हम समझना चाहते हैं कि आप जब लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो आप बहुत खुले तौर पर कहते हैं कि अगर बड़े लीडर्स चुनाव लड़ते तो रिजल्ट्स कुछ और होते। ये बड़े लीडर्स कौन थे, आपने खुलासा नहीं किया कभी। इन बड़े लीडर्स का नाम हम क्या जान पाएंगे, और क्या वजह रही होगी कि इन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया? क्या करण माहरा के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उनकी सत्ता स्वीकारने में, अध्यक्ष पद स्वीकारने में उनको कोई दिक्कत रही, या फिर उनको डर था कि वो हार जाते? नहीं, मुझे इसमें एक दूसरा है, मेरे को लगता है जनता का मिजाज नहीं भाप पाए। कौन नेता थे? और सभी हैं, जैसे हरीश राव जी मुख्यमंत्री रहे हैं, अगर सीएम रहा हुआ कैंडिडेट अगर लड़े या 5 लोकसभा सीटों में वो कोशिश करें तो उसका प्रभाव पड़ता है। हरीश रावत जी का जो एक ऑरा है या जो उनका प्रभाव है, उसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता। उनका हर विधानसभा में अपना एक ऑरा है, अपना एक प्रभाव है। वो अगर हरिद्वार होते तो बेहतर रहता, मेरा ये मानना है। प्रीतम सिंह जी लड़ते तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते थे, उसके कई समीकरण हैं, वो आ सकते थे। और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ में मेरा मानना था नेता प्रतिपक्ष जी को लड़ाना चाहिए था। मैं चाहता था कि वो लड़े, क्योंकि मैं जानता था कि वहाँ लोग उनको आशाभरी दृष्टि से देख रहे। उसके 2 कारण हैं सर। एससी में उस कदकाठी का वो पहला व्यक्ति है जो कैबिनेट मंत्री भी रहा, जो विधानसभा का अध्यक्ष भी रहा, 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष भी रहा। तो एक ऑरा है यशपाल जी का, और अपने हीरो के रूप में हमारे जो पहाड़ के जितने भी एससी हैं वो उनको अपना हीरो के रूप में देखते हैं। और लगातार अजय टम्टा जी से नाराज़गी बढ़ रही थी, और लोगों से डिमांड आ रही थी, जब मैं जिला सम्मेलन कर रहा था, कि यशपाल आर्य जी को आप लेके आइए, आम पब्लिक भी और कार्यकर्ता भी। और अगर यशपाल आर्य जी लड़े होते तो लोग निश्चित ही उनको चूज़ करते। उसके कई और कारण भी हैं, क्योंकि वो नारायण दत्त जी के बिल्कुल फॉलोवर रहे, तो ब्राह्मण समाज उनको अपने नज़दीक मानता है पहाड़ का, क्योंकि मैं वहीं का रहने वाला, मैं जानता हूँ। वो समझते हैं कि तिवारी जी की मदद की हमेशा, या तिवारी जी के रहे हैं। और एससी में स्वाभाविक नेता हैं। आज भी पहाड़ की सीटों में यशपाल आर्य जी के बराबर किसी का कद नहीं है। अगर ऐसी लोगों से बात करें तो वो सब उनको अपना आइडल मानते हैं। इसके बावजूद अगर इतना बड़ा लीडर नहीं लड़ता है, अब वो क्या कर रहे उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब अजय टम्टा और प्रदीप भाई लड़े तो उसमें लोगों ने फिर नरेंद्र मोदी को चुना। यशपाल जी लड़ते तो निश्चित ही यशपाल। मैं आज भी इस चीज़ में कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर प्रदीप टम्टा का टिकट दिलाने में हरीश रावत जी का हाथ माना जाता है कि बहुत, चूँकि बड़े प्रिय हैं प्रदीप टम्टा जी उनके, और उन्हीं के कहने पे उनको टिकट मिला था। नहीं, वो सही है कि प्रदीप टम्टा, देखिए उनका भी बड़ा नाम है, राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, सांसद रहे हैं, इंटेलेक्ट है, सब जानते कि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ, हालात ऐसे होते हैं कि आपको उसमें समझना पड़ता है। और हमको कहीं ना कहीं ये भी समझना चाहिए, हम सबको, हम जितने लोग भी कांग्रेस में हैं, जो जिम्मेदार पदों में रहे हैं या हैं, या हमको समझना चाहिए कि हमारी अपनी इंडिविजुअल किसी चीज़ से ज़्यादा पहले पार्टी है। क्योंकि हम सब के ऊपर अपने पूरे कैडर, अपने पूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमको पार्टी की आइडियोलॉजी की है, जो इस समय खतरे में है। जिस चीज़ को राहुल गांधी जी लाल किताब दिखा रहे हैं, संविधान, हमारे अधिकार, हमारे कर्तव्य, हमारे को जो
न्याय मिले हैं संविधान के हिसाब से, उनकी बात लगातार राहुल गांधी जी कर रहे हैं। जिस तरीके की थ्रेट है, एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही, लैंड जिहाद, लव जिहाद, मज़ार, मदरसे, यूसीसी, व्हाट इज़ ऑल दिस? हम भूखे हैं, हमें रोटी चाहिए, हम बिना नौकरियों के हमको रोज़गार चाहिए, हमारे को अपनी बेटियां बहू बेटियों को सुरक्षित करने की जिम्मेदारियां हैं। बट ये ना करके हम बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने की बात कर रहे हैं, अपनी बेटियों को नहीं बचा रहे हैं। तो ये कांग्रेस के लिए इस समय ऐसा समय है जिस समय उस आइडियोलॉजी को और जो हम चाहते हैं पब्लिक के लिए, देश के लिए, देश के नागरिक के लिए, वो हमारा पहला ध्येय होना चाहिए। और उसमें फिर मैं कहीं नहीं रह जाता, फिर हमारा गोल, हमारा आइडियोलॉजी, हमारा उद्देश्य से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, और वहाँ पर कहीं ना कहीं हम चूक गए। एक सबसे बड़ी बात जो पिछले कुछ समय से चर्चाओं में है कि आपकी और केंद्रीय नेतृत्व की आपस में पट नहीं रही है। आप कार्यकारिणी बना नहीं पा रहे हैं, कार्यकारिणी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको दिल्ली से हरी झंडी नहीं मिल रही है। जिनको आप बना रहे हैं उनकी लिस्ट खारिज कर दी जा रही है। ये दिल्ली और देहरादून के बीच में गडकरी जी तो एक एक्सप्रेस वे बना रहे हैं, फिर ये कांग्रेस में दूरी क्यों बढ़ रही है? देखिए, इसको मैं क्लियर करूँ, मैं पहले तो मैं अध्यक्ष बनाई ही दिल्ली की वजह से हूँ। मेरे कोई गॉडफादर नहीं है। मैं जब क्षेत्र पंचायत का मतलब बीडीसी मेंबर का चुनाव लड़ा, मेरे फादर की डेथ को 2 साल से ज़्यादा हो चुके थे, और मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। दिल्ली की चॉइस पे बना। मेरे को बहुत खुशी है इस बात की कि मेरे नेता ने मेरे संग जब बैठक की 2022 के चुनाव से पहले, उन्होंने मेरे वीडियोस का जिक्र किया कि तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो हाउस में, और सारे सब्जेक्ट्स तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट थे, चाहे वो जिला विकास प्राधिकरण था, चाहे वो तराई बीज निगम था, चाहे वो NS 74 का आर्बिट्रेशन का मामला था, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम, पहला विधायक हूँ पूरे देश का जिसने ओल्ड पेंशन स्कीम उठाई थी, चाहे गोल्डन कार्ड है, चाहे पुलिस पे ग्रेड का मामला है, ये सारे विषय मेरे उठाए थे, तो उनको अप्रिशिएट किया गया। तो मुझे उस दिन पहली बार भरोसा हुआ कि यार हम जो करते हैं उसको हमारा हाईकमान देखता है, ऑब्जर्व करता है। दूसरा, एक आदमी जो पराजित हो गया चुनाव में, जो आगे की प्लानिंग कर रहा था कि मैं पढ़ नहीं पाया बहुत टाइम से, अब अपना स्टडी रूम में बैठूंगा, सुबह रनिंग करूंगा, दिन में किसी गांव की विज़िट करूंगा, मैंने अपना एक शेड्यूल बनाया था। लेकिन अचानक पता चला कि मेरे को यहाँ बैठाया गया। मेरे को लगा शायद मुझे 2-3 नेताओं के बीच में लाइजनिंग का काम करना है, लेकिन वो जब मेरा नाम अनाउंस हुआ, आई वॉज शॉक्ड। तो उनकी है, तो उनकी मर्ज़ी से हूँ। दूसरा, जहाँ तक आपने बात की कार्यकारिणी की, देखिए ये पॉलिटिकल डिसीजंस हैं। आदरणीय प्रीतम सिंह जी की भी 3 साल तक नहीं आई थी। मैं भी खुद कुछ स्टेप्स पीछे हूँ, मैंने कोशिश की, लेकिन बाद में मुझे ये लगा कि बिल्कुल ठीक कहना है, उनका एक लिमिटेड बनाने का बात था। 400-400, 500 की कार्यकारिणी, मतलब ऑन पेपर 200 हैं, 250-300 लोग चिट्ठियाँ लेके घूम रहे हैं कि मैं तो महामंत्री हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, बहुत सारी बातें आई। तो उनमें नहीं जाना चाहता गंदगी में, लेकिन अब मेरे लिए है कि मुझे एक छोटी बनानी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरे उत्तराखंड में बड़े बड़े कद हैं, और बड़े कद होने का कारण है, देखिए हम अविभाजित उत्तर प्रदेश को भी 4 से ज़्यादा मुख्यमंत्री देने में कामयाब रहे इस उत्तराखंड से, और आज भी वहाँ का मुख्यमंत्री मेरे उत्तराखंड की ज़मीन का है। तो पॉलिटिकली हम बहुत ज़्यादा तेज हैं, हमारे यहाँ के लोग बहुत होशियार हैं। तो उन लोग शायद इसीलिए आप एक कार्डर नहीं बन पा रहा है, आपके सारे लीडर ही हैं। कार्डर बन रहा है सर, अब बन रहा है। देखिए चुनाव कैसे जीते हम, भाई मंगलौर का चुनाव या बद्रीनाथ को इम्पोर्टेंट, मतलब देखिए अगर आप क्लोजली देखेंगे, बद्रीनाथ में हमारा एक ताकतवर नेता गया, राजेंद्र भंडारी, उधर उनके प्रदेश अध्यक्ष जो राज्यसभा के मेंबर भी हैं, महेंद्र भट्ट जी, और दोनों ताकतवर हैं। और गढ़वाल में हम कमज़ोर रहे, कैडर नहीं था, सबको पता है। 17 के बाद हमारी कैडर भाग गई, उसके बाद हम बद्रीनाथ जीते हैं। तो ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, वो कैडर नहीं जीता ही सर। गोदियाल जी चुनाव लड़े, एक बहुत बेहतर चुनाव दिख रहा था सोशल मीडिया में, ही इज़ एवरीवेयर, और लड़ रहे थे। वो कैडर कहाँ से आया? वो तो टिकट से पहले तो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड। तो केवल 15 दिन की तैयारी में कैडर नहीं हो सकता। वो कैडर वही था जो हमने 28-29 दौरे इन 2 साल में गढ़वाल के किए, पूरे गढ़वाल के। अकेले रुद्र भी आज जनपद के 38 दौरे हैं मेरे, 38। उसके पीछे जिद वही है कि 29 सीट में से मेरे को मैक्सिमम लेके आनी है। अच्छा, और हम कार्यकारिणी भी जानबूझ के रोके हुए हैं आप, क्योंकि हर नेता से डिमांड्स है। मैं ये चाहता हूँ उसको करण मेहरा ना बनाए, उसको कोई नेता ना बनाए, उसको हमारे प्रभारी पर्यवेक्षक बैठें, और जो पोटेंशियल लोग हैं उनकी एक लिस्ट बने। आमतौर पे ये नया प्रयोग है, ऐसा होता नहीं है। नए लोग बने, क्यों नहीं हो सकता? बीजेपी में या RSS में आप देखिए,
वहाँ संगठनकर्ता और चुनाव लड़ने वाले दोनों अलग अलग हैं। वो उनकी स्ट्रेंथ है, मैं क्यों नहीं बना सकता? मैं क्यों नहीं काम कर सकता? जो मुझे टीम दी जाए और वो पोटेंशियल वाला आदमी है, मुझे पता हो कि इसके अंदर दम है, मैं उसके संग काम करूँ। मैंने बना के दिए ना, ये जो जिलाध्यक्ष बना के दिए हैं, कोई उनको हेल्प करने वाला तो है नहीं। 2.5 साल से अच्छा कर रहे हैं ना। हर 8 से 10 दिन में हमारा एक प्रोग्राम है। मैंने एक चेंज किया बॉस, मैंने ये किया कि जो सेंट्रली हम देहरादून में कार्यक्रम करते थे, मैंने वो बंद किया। मैं कभी कभी करता हूँ, बहुत लिमिटेड। अब हर जिलों में वो मैं हर ब्लॉक स्तर पे कार्यक्रम करता हूँ। हर 10वें 12वें दिन में हम एक चीज़ करते हैं। एक कोशिश है दोबारा उसको जीवित करने की कांग्रेस नहीं, को, उसका पुरानी कारण कांग्रेस। उसका, हाँ नहीं, पुरानी कांग्रेस के साथ साथ सर उसमें एक बात थी कि जो पैसे वाला है, साधन संपन्न है, वो देहरादून आ जाता है। हम 10 से 15 हज़ार आदमी लेके यहाँ कोई आंदोलन करते हैं, 6 महीने में एक होता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो हमारा कैडर गाँव में है वो इन्वॉल्व नहीं है। और जब तक आप इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे आदमी को, वो अपने को उससे जुड़ाव नहीं समझता। जब मैंने ब्लॉकों में हो गया तो अध्यक्षों की जिम्मेदारी होगी कि भाई थोड़ा लोगों को कलेक्ट करना, तो उन्होंने उन लोगों को फ़ोन करने शुरू किए जिनको 15 साल से फ़ोन नहीं हुए थे या मैसेज नहीं थे। वो वापस आया और उनको ये लगा कि हमारा परिवार है, और उनको जेन्युइन मुद्दे समझ में आए। मुद्दे तक तो गांव तक नहीं जा रहे थे। अंकिता से लेकर SSSC से लेकर पटवारी पेपर लीक से, खनन माफिया से लेकर जितने अपराध हो रहे हैं, इन सब को लेकर, रोजगार से लेकर, हम हर विषय में कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो उसका असर ये पड़ा कि गाँव का कैडर वापस आया है और आज हम खड़े हैं कहीं ना कहीं, तो उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, जब आप पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं, बद्रीनाथ का जिक्र कर रहे हैं और 1 सीट से 3 सीट तक आने की खुशी भी है आपको, पहाड़ों में कांग्रेस के कमज़ोर होने की पीछे वजह क्या है? जबकि आपके पास एक ऐसा नेता है हरीश रावत, जिनका जिक्र मैं कर रहा हूँ, कि वो अपने शासनकाल में भी जितना ज़्यादा उन्होंने मंडुआ, झंगोरा, रामधना जैसी बातों को जिक्र किया, उन्होंने लोकल जो परंपराएं थीं, चाहे वो स्थानीय ककड़ी हो, खीरा हो, उन सब का जितना जिक्र किया, उसके बावजूद पहाड़ों में कांग्रेस का एक तो रीज़न मैंने विधायकों का जाना, कैडर नीचे ख़त्म हुआ। आप ककड़ी झुंगरा बेच सकते हो, लेकिन कैडर कहाँ से आएगा? उसको डिलीवर कौन करेगा? आपके संदेश को नीचे तक कौन पहुँचाएगा? एक काडर नहीं था। काडर नहीं था। दूसरी कमी हमारी ये रही कि हर चीज़ को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है, और रावत जी को लगे कि मैं 2.5 साल में सब कुछ कर लूँगा। सबसे पहले अगर कोई कंपनी बनती है, कोई प्रोडक्ट बनाती है, वो पहले अपना एक विंग्स बनाती है जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, मार्केटिंग करेगी, सेल्समैन तक जाना आपको पड़ता है। और हम सीधे प्रोडक्ट ला के रख देंगे तो वो नहीं होता। तो एक तो ये इसकी ज़रूरत है कि कैडर के बिना आप अपने आइडियोलॉजी से लेकर अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते। दूसरा कमी ये रहे कि इस समय उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा ज़रूरी इकोनॉमी की। आपने मंडुआ झुंगरे की बात की, लेकिन उसकी ईल्ड कैसे बढ़ेगी? स्वाद लगने के बाद ही तो मार्केट मिलेगी ना सर। तो वो 2.5 साल में ये चीज़ नहीं हो सकती, इसके लिए एक लंबा टाइम चाहिए। आपने फ्री की ज़मीन एक बाबा को दी और वो आज 5,000 से 10,000 करोड़ तक कमा रहा है, उत्तराखंड को क्या मिल रहा है? इस पर कहीं विचार नहीं है। मेरे उत्तराखंड की स्टेट को चलाने के लिए हमारे अपने वित्तीय संसाधन क्या होंगे, उस पर कहीं सोच नहीं है, और युवा वर्ग उसी को देख रहा है। मैं क्यों केंद्र के भरोसे रहूं? मेरे पास इतना सब कुछ है, मैं इसमें से अपनी जो सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए मेरे उत्तराखंड का, उसके लिए हमारा ध्यान कहाँ है? हम उस पर कहाँ बात कर रहे हैं? रामदेव अपने प्राइवेट लोगों के माध्यम से 10,000 करोड़ कमा सकता है। मेरे पास इतना बड़ा IAS लोगों से लेके, रिसर्चर्स से लेके, साइंटिस्ट से लेके सब कुछ है। इतने बड़े बड़े रिसर्च सेंटर्स हैं। उन्हीं जंगलों से, उन्हीं ज़मीनों से मैं और मेरी गवर्नमेंट क्यों नहीं कमा पा रही? ये ऐसे इश्यूज़ हैं जो नई जनरेशन चाहती है। हमको नर्व्स देखनी पड़ेगी, लोगों की आर्थिकी को उठाने की ज़रूरत है। उनको पहले भरोसा, सबसे पहली बात है सर भरोसे की। भरोसा कैसे आप पे करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट था, और मुझे लगता है उसमें हमारी कमी रही। अच्छा, थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ता हूँ। पहाड़ों में केदारनाथ का इलेक्शन, बाई इलेक्शन आने वाला है। केदारनाथ के बाई इलेक्शन को लेके आपने काफ़ी मशक्क़त अब तक कर ली है। आमतौर पे कांग्रेस के नेताओं से इतनी मशक्क़त बाई इलेक्शन के पहले देखी नहीं गई है। उत्तराखंड में तो मैंने नहीं देखी है। आपने बहुत लंबी यात्रा भी निकाल ली, खुद आप उसमें शामिल हुए। उस यात्रा के अंत समय में भी काफ़ी ऐसी विरोधाभासी खबरें आईं जो खुद आपने भी उसको जिक्र किया कई जगहों पर। मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या केदारनाथ तक की जो यात्रा थी आपकी, उसमें 2 चीज़ें मुझे समझाइए। एक तो क्या आपने इस यात्रा को इसलिए किया कि
केदारनाथ अगर आप जीत जाते हैं तो दिल्ली की नज़रों में आपका कद बहुत बड़ा हो जाएगा, एक देश में भी संदेश जाएगा। ये यात्रा आप इसलिए कर रहे थे और अभी बाई इलेक्शन चूँकि होना है। दूसरी सबसे बड़ी कोशिश आपकी ये रही वहाँ पर कि आप अपने जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, चाहे वो यशपाल आर्या जी रहे हों, प्रीतम सिंह जी, हरक सिंह रावत का भी मैं नाम ले रहा हूँ, हरीश रावत जी चूँकि जा नहीं सकते, वो बुज़ुर्ग हो गए हैं, तो क्या इन सब को एक साथ जोड़ने की भी कोशिश रही आपकी? और क्या आप इसमें, गणेश गोदियाल जी का भी नाम मैं उसमें लेता हूँ, उसको उसमें आप सफल हो पाए? दो सवाल हैं इसमें, एक दिल्ली की नज़रों में आपको बेहतर होना है और नेताओं की एकता। देखिए, आपके क्वेश्चन में एक बात को तो मैं क्लियर कर दूं, मेरा उद्देश्य, इसको आपने कहा कि सब तक इस मैसेज जाए, ये था। पूरे देश के, दुनिया के सनातन धर्मियों को असलियत पता चले, ये मेरा ज़रूर था। दिल्ली की नज़र में बड़ा बनने की मुझे ज़रूरत नहीं है, उनसे ऊपर कोई जा नहीं सकता, तो उनकी नज़र में उनकी नज़र में होना चाहिए, बड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। और जो काम करेगा वो नज़र में रहेगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि मेरे फादर मुझे सिखा के गए कि बीज बनना, कितने भी बड़ा कोई पत्थर रख दे तो बीज एक दिन निकल के बाहर आ जाता है, पौधा बन जाता है। तो एक उगने वाला बीज बनना, वो मैं कोशिश करता हूँ लगातार अपने कर्मों से, अपने कामों से। दूसरी बात, आपने एकता की बात की, तो देखिए हरीश रावत जी की उम्र के हिसाब से मैं उनसे रोज़ 30 किलोमीटर चलने की उम्मीद नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं, लगभग सवाल ही 28 से 30 किलोमीटर ऑन एन एवरेज उनके लिए बहुत मुश्किल है। रोज़ 28 से 30 किलोमीटर के ऑन एन एवरेज हम चले। और मुझे खुशी इस बात की, जिस दिन मैंने हरिद्वार से इसको शुरू किया, सारे लीडर्स उपस्थित थे और 4 से 5 किलोमीटर सब लोग चले। उसके बाद रुद्र, ये हमारे धारी देवी के बाद फिर गोदियाल जी भी थे, प्रीतम सिंह जी भी थे, यशपाल आर्या जी भी थे, हरीश रावत जी भी थे, लगभग सभी थे। और एमएलएस लगभग ममता राकेश जी 2 दिन हमारे संग चली, नवप्रभात जी 9-9 किलोमीटर के 3 दिन हमारे संग चले। आज वो बीमार हैं बेचारे, हमारे सूरवीर सिंह शेजवान जी, वो तो मेरे संग 16 किलोमीटर एक दिन और एक दिन 17 किलोमीटर चले, मतलब इस एज में भी चले। उसके अलावा एमएलएस लगभग, चाहे वीरेन जाती हों चाहे दूसरे हों, सभी लोग थोड़ा थोड़ा चले हैं। और लास्ट डे ये हुआ कि जिस दिन ये आए, दुर्भाग्य कहूँ या वो रहा, तो उसी दिन आपदा आई। तो एक दिन ये लोग रह पाए और दूसरे दिन फिर गणेश गोदियाल जी और कुछ साथियों को लेकर हमने आपदा क्षेत्र में रिक्वेस्ट करके आप वहाँ देख लीजिए, क्योंकि मेरे को सीतापुर तक आना था। और हरीश रावत जी को अलाउ नहीं किया हमने, स्वास्थ्य की वजह से हमने कहा सर अब नहीं। और प्रीतम सिंह जी, आदरणीय प्रीतम सिंह जी, मेरे संग लगभग 12 से 13 किलोमीटर, वो जो गुप्त काशी की चढ़ाई है पुल से लेके, वो पूरी उन्होंने मेरे संग पैदल चली। तो अच्छा कन्वर्सेशन था और एक परिवार सा बन जाता है जब आप 9-10 दिन साथ यात्रा करते हैं, तो एक आपसी मेलजोल बढ़ता है, उसका फ़ायदा हुआ। और तीसरी बात, जो उद्देश्य था, देखिए अगर मेरे को उसको पॉलिटिकली लेना होता, हम राजनीति के हैं तो हमारे हर कदम से पॉलिटिक्स होती है, लेकिन हकीकत यह है कि जब तक दिल्ली बुराड़ी में मंदिर बनने की घोषणा हुई नहीं किया, क्योंकि मैं 2 साल से केदारनाथ की सोने की चोरी के 2 या 3 बार तो प्रेस कर चुका, मैं खुद वहाँ जाके मीटिंग कर चुका, और पंडित पुरोहितों से मैं लगातार मिल रहा था, लेकिन उस तरीके से हम उसको कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करें। और ये एक स्वस्फूर्त था, मैं प्रेस कर रहा था और उसी समय दिमाग में आया कि 24 तारीख से हम यात्रा कर रहे हैं, कोई तैयारी नहीं थी। और मैंने ये उम्मीद की थी कि मैं 50 लोगों को लेके चलूँगा, क्योंकि उतने लोगों का इंतज़ाम, 200, मुझे खुशी कि 200 यात्री बने जो केदार प्रतिष्ठा यात्री थे, वो लगातार पूरा चले और लोकल के लोग उसमें रोज़ जुड़ते थे। 3-4 कारण थे इस यात्रा के। एक पार्टी जो लगातार हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सेट करने की कोशिश देश में कर रही किसी न किसी रूप में, और सनातन धर्म की बात करती है, उसने सबसे ज़्यादा नुकसान किया। हमारे यहाँ पद्धति लागू की आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 2500 साल पहले, उन्होंने 4 पीठें बनाई अपने बात। उन्होंने कहा कि समय काल परिस्थिति के हिसाब से जो शंकराचार्य होंगे, ये धर्म कैसे चलेगा, सनातन धर्म में हमको क्या हमारी पद्धतियाँ रहेंगी, उसको ये बताएंगे। लाइव गुरु का कॉन्सेप्ट है हमारे राजयोग में। राजयोगा को अगर आप ठीक से देखें, ध्यान दें, तो उसमें लाइव गुरु का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आज 1000 साल हम तपस्या नहीं कर सकते भाई, 1000 साल हमारा जीवन है ही नहीं, पहले वाले करते थे। तो आज हम विदिन 60 ईयर्स कैसे अपना गोल अचीव करेंगे। जन्म मरण के बंधन से मुक्ति का हमारा मेन उद्देश्य है मनुष्य बनने का। तो उसको हमने, क्या हमारे तरीके रहेंगे, क्या हमारी पद्धतियाँ रहेंगी, ये नए शंकराचार्यों ने बताना है। तो शंकराचार्य जी का अपमान, प्रधानमंत्री पाँव छूते हैं, इनके प्रवक्ता और विधायक और मंत्री उनको गालियाँ देते हैं। दूसरा,
सोने की चोरी में पिछले 2 साल से बीकेटीसी झूठ बोल रही है। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ इस बात को। आप बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं। बिल्कुल लगा रहा हूँ, ऑन कैमरा लगा रहा हूँ, मेरे को कोर्ट ले जाए। सतपाल महाराज भी इस बात को इनकार कर चुके हैं। मैं उन पे भी आऊँगा। बात कहाँ से आई? जब आपके जैसे बुद्धिजीवी लोगों ने, बड़े पत्रकारों ने ये लिखा अपने अखबारों में और चैनल्स में दिखाया कि 18 घोड़ों में 230 किलो सोना केदारनाथ ले जाया गया, दानदाता ने दिया है। खूब पब्लिसिटी हुई। क्यों बीकेटीसी ने तब विरोध नहीं किया, खंडन क्यों नहीं किया? ये मेरा क्वेश्चन है, मेरी जिज्ञासा है, मेरे साथ मेरे से कई कॉमन लोगों की जिज्ञासा है कि तब खंडन क्यों नहीं किया 2 साल तक। उसके बाद अतिरिक्त सुरक्षा मांगी गई, जिसके पेपर्स आपके पास भी होंगे, हमारे पास भी हैं, उसी सोने के एवज में कि 8 या 10 जवानों से नहीं होगा, इसमें हमारी अतिरिक्त सुरक्षा की तक क्यों मांगी गई? फिर आपने कहा कि साहब तांबे पे चढ़ाया गया, फिर कहा पीतल पे चढ़ाया गया जो बह गया, और जब मैंने कहा कि वो चांदी कहाँ गई जो पहले लगी थी, अब कहा कि चांदी में चढ़ाया गया। तो 3 बार बयान बदलना। कोई भी संस्था में अगर कोई 2 किलो नमक या 10 किलो आटा या चावल देता तो वो इंगित होता है इतना केजी आया। इतने बड़े ट्रस्ट में कोई दान देता दे रहा है, तो आप ये कह रहे हैं बयान कि साहब हमने तो स्वर्णकार के कहने पर मान लिया। कौन ऐसी संस्था से आपने सर्टिफाई कराया इसको कि इतने सोने की पॉलिश बनी और लगी? सोने जैसी चीज़ को आप अपने स्टॉक में चढ़ा रहे हैं और उसका आपको पता नहीं कितनी है। आप आज 23 कह रहे हैं, कभी 29 कह रहे, कभी 230 था, तो 2 साल से इनने खंडन क्यों नहीं किया था? भाई हमारा ये सीधा सवाल है। हम ये नहीं कह रहे अपराधी हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप हाई कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में किसी बड़ी संस्था से इसकी जांच कराइए, जो सही होगा हम उसको स्वीकार करेंगे। कहाँ दिक्कत है? आप जांच क्यों नहीं कराना चाहते? भगवान श्री राम का नाम लेकर आप राजनीति करते हैं। उन्होंने माता सीता से तक अग्नि परीक्षा ली थी, आप अपनी परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं, क्यों डर रहे हैं? अगर आप गलत नहीं हैं तो जांच कराने की दिक्कत। 1 2 रीज़न हो गए। तीसरा रीज़न यह है, हम सब उत्तराखंड के रहने वाले हैं सर, और भोले बाबा के यहाँ राजा और रंक बराबर मंदिर में। मेरे लिए वहाँ ये नियम है कि मैं मोबाइल लेके अंदर नहीं जा सकता, फोटोग्राफी नहीं कर सकता, बाकायदा लिखा भाई इतने रुपए का अर्थदंड, सजा होगी। प्रधानमंत्री देश का 5 कैमरे लेके अंदर चले गया, कोई बात ही नहीं उठ रही। बीकेटीसी को एक स्वायत्त संस्था होने के नाते नोटिस तो सर्व करना चाहिए था। 1 ही रुपए का अर्थदंड लगाते नहीं लगाते, मेरी तरह 5,000 रुपए का दंड मेरे पे जैसे लगेगा। 1 ही रुपए का लगाना चाहिए था और प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए थी, जो नहीं मांगी। तीसरा, कृष्णा माई ने वहाँ कई वर्षों तक तपस्या की। वहाँ के एक कॉमन आदमी से, किसी बुजुर्ग नौजवान से भी पूछेंगे, वो कहता है कृष्णा माई की गुफा है आज भी। आपने साहब 24 घंटे के लिए उस गुफा में रहने वाले के नाम पे मोदी गुफा कर दिया, 1100 रुपये का आपने टिकट कर दिया। क्यों व्यवसायीकरण कर रहे हैं आप? एक श्रद्धालु, हो सकता है ऐसा हो, कल मेरी स्थिति भी हो सकती है, आपकी भी, किसी की भी हो सकती है, कि हमारे पास पैसा ना हो और हम यात्रा में चले गए बाबा के यहाँ और मन किया कि मैं कृष्णा माई की गुफा के भी दर्शन लाभ करूँ, मेरे पास पैसे नहीं तो मुझे दर्शन नहीं मिलेंगे। 9 लाख साल पुराना ज्योतिर्लिंग है सर, और वो ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी अपने निर्माण के लिए, जिसके मंदिर की जो गणना है वो पांडवों ने की 5,000 साल पहले, 2,500 साल पहले वहां व्यवस्था देने के लिए खुद शंकराचार्य जी गए। उस ज्योतिर्लिंग के संग आप मजाक कर रहे हैं, उसका रेप्लिका बना रहे हैं दिल्ली में, और आप उदाहरण दे रहे हैं कि ये बद्रीनाथ का भी बना, ये क्या बहाने हैं? आपका मुख्यमंत्री जा रहा है आपकी स्टेट का, हम जानते हैं बहुत सारी चीज़ें उसके आने वाले 50 साल 100 साल के होंगे। ये केवल धर्म के स्तर का केंद्र नहीं है मेरे लिए धार्मिक भी है, मेरे लिए सांस्कृतिक भी है, और मेरे लिए आर्थिकी भी है जुड़ी इस केदारनाथ से सर। और इसमें मैं आ रहा हूं उस बात पे कि आपने वहां स्पीच दे दी आपके मुख्यमंत्री ने हमारे उत्तराखंड के कि जो पुण्य लाभ वहां मिलता है वो यहीं मिल जाएगा। QR कोड जारी हो रहा है, उसमें पैसे डाल रहे हैं, मैं तो सुन रहा केदार बाबा को चढ़ा और सीटों की जेब में जा रहा है। और ये कानून लाने के 5 दिन बाद जो मैंने प्रेस की देहरादून में, उसमें मैंने पत्रकार साथियों के सामने वो करके भी दिखाया, 11 रुपये डाल के भी दिखाया कि ये गया गाँव वो बुराड़ी गया। अच्छा, हम कह रहे हैं वो पैसा वापस आना चाहिए। दूसरा एक चीज़ मैं आपके चैनल में बड़ी शिद्दत के साथ इस बार, हालांकि इसको साइंस नहीं प्रूव करता और मेरी शायद मजाक भी उड़े, हमारे यहाँ गाँव में आप जाएंगे जागर लगती है, धुनियाँ बनी होती हैं जिसमें देवता प्रकट किए जाते हैं, और वो एक वाद्य यंत्र बजता है, कुछ उसके मंत्र हैं उनका, मैं संस्कृति पे इसमें नहीं जाऊँगा। तो वहाँ भी जब हमको धुनी दूसरी जगह बनानी होती है, गांव में कभी परिस्थिति क्या आ जाती है कि जगह कम हो गई, अब गांव बड़ा हो गया है, इसको कहीं और शिफ्ट करने की आवश्यकता है, तो बाकायदा देवता का आह्वान किया जाता है, वाद्य यंत्र बजाया जाता है, देवता बताता है करना है या नहीं करना। पहले तो ये बताता करना नहीं, करना है तो जले हुए कोयले हाथ में लेके जाके उस स्थान पर रख के आता है। यहाँ वो खेत किसका है ये नहीं पूछता,
और खेत के मालिक और गाँव वालों की आपसी सहमति होती कि भैया ये तो हो गया, देना पड़ेगा। ये पहले ही कह लेते कि जिसके खेत में डालेगा वह बनेगा। तो ये हमारे यहाँ की पद्धतियाँ हैं, इसको कोई माने ना माने, ये हकीकत है। आप मिट्टी छोड़िए, आप तो साहब सिला उठा के ले गए बिना इजाज़त के। वहाँ के लोगों के इंटरव्यू है मेरे पास जो कह रहे हैं साहब उस दिन से बारिश नहीं होती थी, आज से 10 साल पहले वहाँ बर्फ़ गिरती थी, ह्यूमन्स गिरते थे, वो छोटे वाले जो होते हैं, सीधे बर्फ़ गिरती, बारिश बहुत कम होती थी। और केदार का मतलब दलदल है सर। हाँ बिल्कुल। और केदार में आप देखिए ना, नीचे गौरीकुंड से ऊपर को जब जाएगा पूरा टूट रहा है, धंस रहा है, ख़त्म हो रहा है, और आप ऊपर कंस्ट्रक्शन पर कंस्ट्रक्शन करो। जहाँ हमारे पूर्वजों ने G+1 की इजाज़त दी, कुछ बुद्धिमान होंगे वो, उन्होंने कहा यहाँ हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए मंदिर के अलावा कुछ भी। इन्होंने जी उसमें तो हैवी वगैरह, नीचे खोखला हो रहा है, रहेगा केदार। आपने उत्तर पूर्व को बहने वाला पानी दक्षिण को बहाने की व्यवस्था कर दी। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में एक चीज़ है, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, आप काटिएगा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कि जल जब चढ़ाते हैं तो वो उत्तर पूर्व को बहना है। हमारे शिवलिंग पे शिवलिंग में जब चढ़ाते हैं उत्तर पूर्व को बहना है, उसको क्रॉस भी नहीं करते हैं, ये वास्तु में। अर्घ्य को क्रॉस। और ये माना जाता है कि जब बरसात के मौसम में बारिश होती है तो वो फैलता है, उसको फैलना, स्प्रेड होना चाहिए, उसका कोई दोष नहीं लगता, कि उसको आप रोक नहीं सकते, कि वो छत से लेके पूरे में गिर रहा है परिसर में। उसका पानी इन्होंने नीचे को डाउन करके दक्षिण को बहाने की व्यवस्था कर दी। जो वहाँ के पंडे पुरोहित केदारनाथ में, हाँ, वो आज उसके लिए कह रहे हैं, अपने मेरे से कहा उन्होंने कि साहब ये गलत हो गया है। ये किसने किया? सरकारों ने क्या, कोई कौन है, मैं उस पर नहीं जा रहा, पर ये ऐसी चीज़ें हैं जो वास्तु के हिसाब से हमारे धार्मिक जो परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, जो अंदर के हमारे गूढ़ रहस्य हैं हमारे धर्म में, उसकी। आपकी बातों से लग रहा है कि आप पिछले कुछ वक्त में जो केदारनाथ में बदलाव हुए हैं, चाहे वो स्ट्रक्चरल रहे हों, चाहे पूजा पद्धतियों में थोड़े बहुत बदलाव हो गए, उसको लेके बहुत नाराज़ है। मैं नाराज़ भी हूँ, मैं छेड़छाड़ से नाराज़ हूँ अपनी व्यवस्थाओं के साथ। जब विष्णु जी आए शिव जी के दर्शन करने के लिए, कथाओं में भी वर्णन है और आपके ऋषि भी लोग बोलते हैं, तो ना दर्शन, प्रिय दर्शनीय स्थान से एक दर्शनीय स्थल है, वहाँ से उन्होंने केदार बाबा के दर्शन किए और गरुड़ जी को वहीं छोड़ दिया। उन्होंने कहा मैं यहाँ से पैदल जाऊँगा। उस स्थान से केदार दिखते थे, आज नहीं दिखते, क्योंकि आपने 4 मंजिली, 3 मंजिली, 5 मंजिली इमारतें बना दी। G+1 का कॉन्सेप्ट आपने ख़त्म कर दिया। पंडे पुरोहितों की ज़मीनों में जिनमें उनके मकान बने हुए थे टूटे आपदा में, आपने उनको एक्वायर कर लिया, और अब आप ये कह रहे हैं कि हम बहुमंजिली बना के, नीचे की मंजिल करण की, ऊपर की मंजिल प्रताप की, उसके ऊपर की दीपक की, उसके ऊपर की, ये करके आने वाली पीढ़ियों के लिए झगड़ा करने की आपने व्यवस्थाएं कर दी हैं, जिसके अलावा वो लोग विरोध कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम कह सकते हैं, और यही मेरे उद्देश्य थे कि मैं दुनिया को दिखा सकूं कि सनातन धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोग कर क्या रहे हैं। कहीं मूर्तियाँ टूट रही हैं इनकी, कहीं इनके कुछ और हो जा रहा है, तो ये ठीक नहीं हो रहा। अधूरे मंदिर में, हमारे यहाँ तो नहीं होता था, अधूरे मंदिर में कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी। अयोध्या हमने वो देख ली, और बेचारा जिस पंडित से जबरदस्ती पूजा करे उसकी डेथ भी हो गई। तो हम ये कह रहे हैं कि आप राजनीति को और धर्म को मिक्स मत करिए। अच्छा, एक चीज़, परिवार बड़ा होता है, उसमें कई बर्तन होते हैं, खनकते भी हैं। ये रुद्रप्रयाग और आसपास के इलाके में बर्तन खनके थे क्या कांग्रेस के भी? नहीं, वो किसी ने दुष्प्रचार किया। बात ये थी कि थोड़ी सी किसी ने मिसकम्युनिकेशन किया, और उसमें बमुश्किल 2 मिनट की एक बात हुई, क्योंकि 8 दिन हमको चलते हुए हो गए थे, और वो सबसे ज़्यादा चलने वाला दिन था। उस दिन हमारी करीब 32 से 33 किलोमीटर की यात्रा थी, और अमूमन हम करते थे 5 किलोमीटर में चाय होती थी, 12 से 13 किलोमीटर के बीच में हम लोगों का खाना होता था, लंच होता था। उसके बाद हम लोग 2 घंटे रेस्ट करते थे, दोपहर का टाइम हो जाता था 2 सवा 2 के आसपास, तो हम लोग रेस्ट करते थे 2-2.5 घंटे। 4:30 के बाद फिर हम मूव करते थे, और वो 7:30-8 बजे तक चलता था। तो हम 27, 28, कभी 30 ऐसे चलते थे। उस दिन क्या हुआ कि कुछ लंबा है, उससे इन्होंने 20-22 किलोमीटर पर लंच रखा। लोग बेहोश होने शुरू हुए। तो हमने रिक्वेस्ट ये की, जो मैनेज करते हैं, हमने कहा भाई खाना इधर मंगा दो गाड़ी से। 17.5 किलोमीटर में उस दिन खाना मिला, 17.5 किलोमीटर चलना, और उस दिन भीषण गर्मी थी, चढ़ाई भी थी। रुद्र, आपने देखा है दारी देवी के बाद कैसी स्थिति है। और किसी ने कहा कि भाई वहाँ लोग वेट कर रहे हैं। मैं तो, मेरे मुंह से ये ज़रूर निकला कि जो आए हैं इंतज़ार कर रहे हैं वो आज आए हैं, उनको इंतज़ार करने दीजिए। थोड़ा होता है, हम रोज़ 4 के बाद चलते हैं, आज 4 बजे चल लेंगे। और मैंने ये ज़रूर कहा कि सबके पाँव छाले पड़े हुए हैं, मेरे नहीं है, सबके पाँव में छाले पड़े हुए हैं।
तो भाई थोड़ा वो वेट कर सकते हैं, हम लोग उसके बाद चलेंगे। और गाड़ी में बैठने का सवाल नहीं था। कुछ लोग कहते थे गाड़ी में बैठ के चलो, मैंने कहा जब इतना पैदल चलें तो गाड़ी में नहीं बैठना है, हम पैदल ही जाएंगे, हमारा संकल्प पैदल का है। तो उस बात को लेकर कुछ लोगों ने बड़ा चढ़ा के बोल दिया कि ये हुआ वो हुआ, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। अच्छा, इस केदारनाथ के प्रक्रम को मैं कंक्लूड करता हूँ। कौन आ रहा है कैंडिडेट, कुछ तय हुआ? मनोज रावत जी को वापस दे रहे हैं, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हरक सिंह रावत जी को वहाँ से टिकट दे रहे हैं? भी टिकट मांग रहे हैं। हरक सिंह जी ने अभी तक इच्छा नहीं जताई है। एक इंटरव्यू में मैंने ज़रूर मनोज भाई को लेकर ये बात की, जब उन्होंने सीधा प्रश्न किया कि मनोज भाई को पूरी यात्रा में रहना चाहिए था, और मैंने उसको किसी दुराभाव से नहीं कहा, एक पॉलिटिकल लीडर होने के नाते एक सोच के कहा कि मतलब रहना चाहिए था वो, मतलब जो लड़ेगा। और केदारनाथ से वो विधायक रहे हैं, चूंकि रहे हैं तो, और उन्हीं की यहाँ की यात्रा चल रही है, तो उनको उसके महत्व को समझना चाहिए था। न्यूता नाम है नहीं है, कई किस्म की बातें आती हैं, ये नहीं होता। राजनीति में चीज़ों को ग्रैब किया जाता है तो चीज़ें ली जाती हैं। राजनीति में कोई किसी को थाली लगा के नहीं देता, चीज़ों को लेना पड़ता है। तो ये है कि कौन ले कौन ना ले, ये उन पे। गणेश गोदियाल जी को आप किस तौर पे देखते हैं? उनको पिछले कुछ दिनों में उनके तेवर थोड़े बदले दिखे हमें, बहुत एक्टिविज्म की तरफ वो दिख रहे हैं। किस तौर पे लेते हैं आप गणेश गोदियाल? देखिए, कांग्रेस के लीडर हैं, अध्यक्ष रहे हैं और बेहतरीन चुनाव लड़े संसद का। और इस बीच जो सब्जेक्ट्स उठा रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। वो जो सब्जेक्ट्स को उठा रहे हैं वो लोगों को टच करने वाले हैं। और मैं देख रहा हूँ लगातार अपनी लोकसभा में खासकर वो पूरी 14 की 14 विधानसभाओं में बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं। उसका फ़ायदा कांग्रेस को होगा। कई बार ऐसा लगता है कि गणेश गोदियाल जी की बातों से कांग्रेस से कुछ नेता असहज हो रहे हैं, ऐसा होता है क्या? मैंने अभी तक कोई उनका ऐसा इंटरव्यू देखा नहीं जिसमें उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ कुछ कहा हो। और जैसे भू कानून है या दूसरा मामला है, इनमें अलग अलग राय हो सकती है, उसको लेके हो सकता है। जैसे भू कानून में वो जो कह रहे हैं हम साथ हैं, लेकिन जो स्थायी निवास वाला है उसमें मेरा थोड़ा सा दूसरा है। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं चाहता हूं हो, लेकिन उसकी जो 50 वाली है, मैं ये मानता हूं कि जो लोग जब बांग्लादेश बना, जिनको यहाँ बसाया गया, जिनको आदरणीय गोविंद बल्लभ पंत जी ने बसाया, उनका क्या दोष है? उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी काम कर रही है। जो सिख समुदाय के लोग उस समय वहाँ छोड़ के आए, यहाँ मलेरिया में जिन्होंने खेत बनाए, मलेरिया को झेलते हुए अपने परिजनों को खोते हुए उस बीमारी में तराई में बसे रहे, उनको हम अपने से अलग कैसे मान सकते हैं? ये मेरा सोचना है। ये पार्टी का, मैं पार्टी की लाइन की बात नहीं कर रहा, ये करण मेहरा की सोच है। मेरे लिए हो सकता है कल को आपका ये देख के मेरा विरोध भी हो, लेकिन मैं फैक्ट है कि रिसर्च होनी चाहिए, रिसर्च बेस्ड कोई प्रोग्राम होना चाहिए, उसके आधार पर ये डेट और उसकी कट डेट या जो भी आप एयर करें उसको लागू किया जाना चाहिए। अब जो आ जाए ठीक है, उसको ना मिले 50 साल, लेकिन जब उसकी चौथी पीढ़ी हो जाती है और 4 पीढ़ियों से वो उत्तराखंड के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, डेवलपमेंट में, उनको आप कैसे छोड़ सकते हैं? आप तराई के उन सिख लोगों को, तराई के उन पहाड़ के उन काश्तकारों को आप कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने अपने पाँव सड़ा दिए उन रुपाई में, मलेरिया में रहते हुए अपने परिजन। मेरे ख्याल से कोई शायद ही ऐसा परिवार है उसके 2, 4, 5 आदमी मलेरिया से ना मरे हों जब मलेरिया का प्रकोप था तराई में। मैं खुद अपना फार्म छोड़ के भागा, मेरा परिवार, लेकिन जो बसे थे मैं उनको कहूँ कि ये नहीं है, हमें तराई आज जो डेवलप तराई दिखती है आपको, ये उन्हीं लोगों की बदौलत है जिन्होंने जंगलों में रह के खेती बाड़ी करके हमारे को ताकत देने का काम किया। तो उनको कैसे भूल सकते हैं? तो कहीं कहीं पर कुछ चीज़ों में होता है, अपनी अपनी सोच होती है। कुछ लोग पॉलिटिकल फ़ायदे के हिसाब से भी बात करते हैं, कुछ लोग जो सच है उसके हिसाब से बात करते हैं। ये चल रहा है। हरक सिंह रावत जी को क्या जिम्मेदारी मिलने जा रही है? क्योंकि वो पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, जब से उन्होंने पार्टी ज्वाइन की, कभी वो बहुत एक्टिव दिखते हैं, लोकसभा चुनाव के आसपास वो एक्टिव दिखे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से फिर एक बार वो एक हिबरनेशन वाली स्थिति बनी हुई है। हालांकि आपकी यात्रा में वो ज़रूर दिखे थे। क्या कोई ऐसी जिम्मेदारी दी जा सकती है उनको? देखिए, उड़ीसा में उनको अभी जिम्मेदारी दी थी। प्रदेश की बात कर रहा हूँ। प्रदेश में देखिए, मैं इन सब से बहुत छोटा हूँ, चाहे वो हरक सिंह जी हों, चाहे प्रीतम भाई हों, चाहे हरीश रावत जी हों, गोदियाल जी और हम में चल सकता है, क्योंकि गोदियाल जी भी 2 बार के एमएलए हैं, मैं भी 2 बार का एमएलए हूँ, मैं ब्लॉक प्रमुख भी रहा हूँ और वो और मैं दोनों अध्यक्ष रहे। हमारा एक बार को एज में भी ज़्यादा फर्क नहीं। लेकिन हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, यशपाल आर्या जी या
हीरा सिंह बिष्ट ले लीजिए या नवप्रभा जी, मैं इनसे कहाँ अपना कंपैरिजन कर सकता हूँ सर। लेकिन आप अध्यक्ष हैं। न वो मेरे संग नीचे काम नहीं कर सकते। आप अध्यक्ष हैं, नहीं, उनको जिम्मेदारी हम देते हैं, समय समय पर कहीं प्रभारी हो जा रहे हैं, कहीं वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में उनकी जिम्मेदारी, बट आई कांट आस्क देम टू बी ए वाइस प्रेसिडेंट और महामंत्री। वो बदतमीज़ी होगी मेरी। और लेकिन वो कर रहे हैं काम। और हरक सिंह जी को मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी ट्रैप की, देखिए बीजेपी एक सेट माइंड से काम कर रही है बहुत टाइम से, जितने लोग उनको परेशान कर सकते हैं, चाहे हरीश रावत जी हैं, सीबीआई की जांच चल रही है, हरक सिंह जी के भाई ईडी सीबीआई की जांच चल रही है, ऐसे राहुल जी के ऊपर चल रही है। जिस स्टेट में जिन लोगों से उनको थ्रेट है उनके ऊपर कार्रवाई है। और मैंने ये बात राहुल जी से कही थी, मैंने कहा सर अध्यक्ष ऐसे आदमी को बनाना चाहिए जो मंत्री ना रहा हो, ताकि उसका कोई बैग एंड बैगेजेस ना हो और उसको कोई ब्लैकमेल ना कर सके। उसके पीछे रीज़न यही था, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि आप जब मंत्री रहते हैं जाने अनजाने भी कई चीज़ें हो जाती हैं, तो उसमें वो ना हो तो। हरक सिंह रावत जी कांग्रेस में आए, उनकी बहू भी आई थी कांग्रेस में, अनुकृति, वो फिर कांग्रेस छोड़कर चली गई, बुरा लगा? निश्चित ही लगेगा, डायनेमिक थी और एक पॉजिटिव सोच वाली लड़की थी। जितना मैं उनसे 2 या 3 मेरी अच्छी बैठकें हैं। क्यों गई अनुकृति? उस समय देखिए कई चीज़ों में बीजेपी इतने के लिए तो होशियार है। हरक सिंह जी का मामला आया, उन लोगों की भी जांच हुई, तो मैंने जो प्रेस की थी मैंने हरक सिंह जी को लेके की, मैंने इंडिविजुअली अनुकृति को लेकर, इंडिविजुअली किसी और लेकर नहीं की, क्योंकि वो एक ही मामला था। उनको ये मेरे ख्याल से समझाया गया कि संगठन आपके संग नहीं खड़ा हो रहा। अच्छा, ईडी सीबीआई में आप क्या करेंगे? मैक्सिमम आप धरना करते हैं, लेकिन जो केसेस चलते हैं उसको फेस तो आप ही करना है। राहुल जी 56 आवर्स बैठे ईडी के सामने, आपको पता है। सोनिया जी को सारे नियम कानून ताक पर रख के उन्होंने ऑफिस बुलाया, जबकि 70 ईयर से ऊपर के कुछ नियम है उनको आप नहीं बुलाते, उनके घर जाके बात करते हैं वहीं पर। लेकिन यहाँ इस समय जो है शासन जो है लोकतंत्र के अंदर नहीं चल रहा है। बहुत सारे थ्रेट्स हैं, मीडिया हाउसेस खरीदे जा रहे हैं, आपके जैसे बड़े पत्रकारों की नौकरियां खतरे में हो जा रही हैं। मतलब मैक्सिमम लोग आप अपने पोर्टल्स और ये इत्यादि कुछ ना कुछ चला रहे, सर्विला मतलब वो जो कहते हैं वो फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं। तो ये परिस्थितियां हैं इस समय देश में, और हमको इन चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए। और अनुकृति अब हमसे तो छोटी हैं एज में, और मुझे लेकिन उनके जाना अच्छा नहीं लगा। धामी सरकार कैसी चल रही है? पुष्कर सिंह धामी, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि आमतौर पर मित्र पक्ष की बात पिछले कई सालों से उठती रही। कुछ दिनों से क्या इस छवि को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप अपने ज़िद्दी स्वभाव के चलते? आपको लगा नहीं कि 12-12 दिन लगातार हम जेल भर रहे हैं, SSSC में वही हुआ, और मेरे बराबर मुखर कौन है? मैं तो डायरेक्ट कह रहा हूँ कि अनुभवहीनता है, वो दिखाई भी देती है, कई मामलों में दिखाई देती है। धामी सरकार के कामकाज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, खास तौर पर जब वो वन भूमि पर अतिक्रमण के नाम पर मज़ारों को तोड़ते हैं, बनभूलपुरा में जो कुछ भी होता है, सारा घटनाक्रम होता है, क्या पिछले कुछ दिनों में राजनीति बदली है? धामी सरकार ने उस राजनीति के रंग को, जो उत्तराखंड में नहीं रही है पारंपरिक रूप से राजनीति, उसको बदला है? और उसके परिप्रेक्ष्य में मैं जानना समझना चाहूँगा आपसे कि आप उस परिप्रेक्ष्य में कैसे देखते हैं धामी सरकार को? देखिए, आपने क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है। आपने बात की बनभूलपुरा की, आज तक तो आज़ादी से वहाँ कभी हंगामा नहीं हुआ। बनभूलपुरा को आपको देखने की ज़रूरत है, आपको भी, मुझे भी, और समाज को भी। वहाँ गुरुद्वारा है, वहाँ हमारे मंदिर हैं देवी के। लेकिन है तो इंक्रोचमेंट। नहीं, मैं कुछ बता रहा हूँ, आप सुनिए। वहाँ इंटर कॉलेज है, वहाँ बैंक की बिल्डिंग्स है, कोऑपरेटिव की बिल्डिंग है, मस्जिद भी। सन 1947 के 1943 के 1952 के पट्टू को आप नहीं मान रहे, क्या रीज़न है? आपने नैरेटिव सेट क्यों करने की कोशिश की? आप फिर उसमें यही क्यों कह रहे कि मस्जिद है? आप मंदिर क्यों नहीं दिखा रहे? आप वो सरकारी इंटर कॉलेज क्यों नहीं दिखाते? आप सरकारी बैंक क्यों नहीं दिखाते? वहाँ आप सरकारी अस्पताल क्यों नहीं दिखाते? ये मेरे क्वेश्चन है। आप जब किसी के 1947 में दिए हुए अधिकारों का अतिक्रमण करेंगे तो वो विरोध करेगा। इसीलिए जो दंगा विरोधी जो इन्होंने अभी कानून लाया, मैं उसमें एक ही बात कहना चाहता हूँ, होना चाहिए। जो राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुँचाए उससे वसूली होनी चाहिए, लेकिन उससे बड़ा जिम्मेदार वो होना चाहिए जिसने वो हालात पैदा किए दंगे के, चाहे प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, चाहे पॉलिटिकल लीडर। तो आपको लगता है बनभूलपुरा में सरकारी स्तर से कोई चूक हुई? निश्चित ही, हमने बार बार कहा
जब दूसरी बार में हुआ, सरकार की मंशा। मैं क्यों ड्रोन से समीक्षा नहीं की कि पत्थर रखे हैं नहीं रखे हैं? क्यों आपने 6 बजे के बाद वहाँ मस्जिद तोड़ने के लिए आप गए, जबकि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि दिन में तोड़ा जाए, सुबह से तोड़ा जाए, ताकि टाइम से ये चीज़ें हो जाए। जिस तरीके से पहले उसमें मोअज़्ज़िज़ लोगों को बैठा के बातचीत की गई, वो मस्जिद तोड़ने से पहले क्यों नहीं कर गया? वही दिन क्यों छाटा जब वहाँ के जो ऐसे बड़े लोग थे जो चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, वो अपने किसी गुरु की मृत्यु में यहाँ आए हुए थे, हरिद्वार के आसपास, मेरठ थे, वो दिन क्यों चुना? और कार्रवाई का काम जो है 6 बजे के बाद क्यों किया जब अंधेरा होने वाला था? क्यों ऐसी पूरी एरिया को ड्रोन से पहले चेक नहीं किया गया? क्या हालात हैं? हमेशा किया जाता है, क्यों नहीं किया गया? तो ये हमारे भी प्रश्न है। 9 साल के बच्चे को गोली ऐसी मार दी, क्या वो दंगा कर रहा था? और 150 के आसपास लोग गिरफ्तार हुए। 5000 की आपने बात की, दंगाई 5000 थे, 150 आपने गिरफ्तार किया, आधे से ज़्यादा आज जमानत में बाहर हैं। तो ये तो बनबुलपुरा की कहानी है जिसको समझने की ज़रूरत है, और इन फ्यूचर का भी शायद उसमें कोई स्टोरी में कोई पिक्चर भी बन जाए, बननी चाहिए, लोगों तक आगे जानी। दूसरी बात आपने कही कि नैरेटिव सेट कर, क्या कर रहे हैं आप? कहते हैं कि मज़ार, देहरादून में एक बीजेपी के पार्षद ने हमारी जो सहसधारा रोड है इसमें एक मामला उठाया ज़मीन का, सूचना का अधेर भी लगा, ठीक है, उसने 6 बीघा कहा था, लेकिन 3 पॉइंट कुछ निकली, था ना इंक्रोचमेंट, था ना कब्जा, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? एक पुलिस थाने का मैं आज जिक्र नहीं करूँ, मैंने जिक्र किया था, उसके बगल की ज़मीन नगर पालिका ने किसी और के नाम पर खुर्द करने का कोशिश किया, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप 4x6 की मज़ारों को तोड़ के क्या करना चाह रहे हैं? और आप पब्लिक में मैसेज दे रहे हैं कि मुस्लिम मज़ार तो सूफियत की पहचान है, अलग अलग पंथ है ना, हमारे यहाँ भी जैन भी हैं, पारसी भी हैं, हमारे यहाँ जो सिख हैं वो भी हिंदुत्व का ही मामला है, हमारी सेना है, वैसे ही वो सूफीज़्म है जो मज़ार है, उनको आप तोड़ें। फिर जो मेरे गुरु लोगों ने जो मंदिर बनाए जंगल में, क्योंकि हमारे यहाँ वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था है हमारे सनातन धर्म में, उन्होंने जहाँ जहाँ पूजा की, तपस्या की, चेले चपाटू ने वहीं उनके मठ बना दिए, वहीं उनके मंदिर हैं, वो आज भी हैं। गर्जिया का मंदिर है, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं। यहाँ मड़ी माई का हमारा मंदिर है छोटा सा, जिसमें हज़ारों लोगों का भंडारा चलता है, ये भी है ना, तोड़ेंगे क्या? आपको पता है आप ये जो बयान दे रहे हैं तो आप हिंदू विरोधी भी हो सकते हैं। मैं ये बयान हिंदू विरोधी नहीं, मैं देवी को साक्षी मानते हुए, अपने इष्ट देव को साक्षी मानते हुए कह रहा हूँ कि ये न्याय की बात है। मैं पद में हूँ, उस पद में मुझे सच बोलना पड़ेगा। मैं विरोध नहीं कर रहा मंदिरों का, मैं कह रहा पद्धति है। मैंने ये भी तो कहा था कि चाहे वो मंदिर है, चाहे मस्जिद है, चाहे मज़ार है, अगर वो उनको एक आप डेट दे दीजिए, इससे पहले के पूर्ववर्ती को आप रेगुलराइज कर दीजिए ना, नक्शा बना दीजिए, आपके सरकारी कर्मचारी जाके नक्शा बनाएंगे इतने एरिया में है, आगे कोई इंक्रोचमेंट ना हो। लेकिन अगर तोड़ सकते हैं क्या हम पुण्यागिरी में कुछ कर सकते हैं क्या? तो जब नहीं कर सकते तो आप क्यों छेड़ रहे हैं ऐसी चीज़ों को जिससे हिंदू मुसलमानों के बीच में झगड़ा हो? आप देश के नागरिक को नागरिक क्यों नहीं मानते? अमेरिका गया मैं 2 या 3 बार, पर मैंने देखा कि वहाँ पता ही नहीं चलता रहन सहन से, बातचीत से कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन क्रिश्चियन है। वो सब नागरिक हैं और अपने समय पे अपने ईश्वर के नाम पे अपने जिसकी भी पूजा करते हैं उसकी पद्धति के हिसाब से पूजा करते हैं। हम नागरिक क्यों नहीं हो सकते हिंदुस्तान के? और जो नैरेटिव सेट किया, अभी बांग्लादेश के लिए इनके कई उसमें पार्षद भी थे, इनके अध्यक्ष जी भी थे, कई नेता थे, निकाल रहे बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाएंगे। अरे मेरी वो संत तेरेसा वाली बेटी को कौन बचाएगा? वो अंकिता भंडारी कौन थी? ये जो उत्तरकाशी में 4 SC/ST की बहनों का बलात्कार हुआ, आज तक न्याय नहीं मिला, वो कौन थी? ये 13 साल की बच्ची कौन थी? ये लाल कुआं दुख संघ वाले में कौन है? सल्ट के और चंपावत के इनके मंडल अध्यक्ष आज भी जमानत में बाहर रेप केस में। क्या वो भी वही हैं जिनको लेकर आप नैरेटिव सेट कर रहे हो? तो चिंता समाज की है। बीइंग ए कांग्रेसमैन, मैं भारत में रहने वाले हर उस व्यक्ति को जो यहाँ सभ्य तरीके से रहता है उसको यहाँ का नागरिक मानता हूँ, और जो हमारे को प्रदत्त अधिकार है हमारे संविधान में उसका हम पालन करते हैं। पिछले कुछ दिनों से चाहे पुरोला हो, उत्तरकाशी हो, पौड़ी में भी कई इलाके हैं, रुद्रप्रयाग में भी ऐसा हुआ कि सत्यापन के नाम पर जो चीज़ें हुई उसके बाद लोगों ने वहाँ बोर्ड्स लगा दिए कि ये बाहरी लोग जो हैं, पहले तो गैर हिंदू लगाए गए, फिर शासन प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद बाहरी लोगों का। इस पूरी घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हर झगड़े का फ़ायदा राजनीतिक लोग उठाते हैं। आप भी राजनीतिक हैं? हाँ, मैं हूँ, पर मैं लीडर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे विधायक, मैं कह रहा ना, मेरी पहले दिन से मेरे आपने इंटरव्यूज़ देखे, मैंने कहा है मुझे विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बनने की दौड़ नहीं है। मुझे एक ऐसा आदमी बनना है जिस पर लोग भरोसा करें।
मैं चाहता हूँ कि लोग ये माने कि करण है तो ये कुछ बोल रहा है, कुछ उसका कारण होगा। मेरी अपनी लाइन है, अपनी चॉइस है मेरी। और मैं जो महसूस किया है मैंने, जितने झगड़े होते हैं उसमें पॉलिटिकल लोगों को फ़ायदे होते हैं और उन सारे झगड़ों के पीछे पॉलिटिकल लोग होते हैं। क्या कारण है कि आप आधार कार्ड दिखाओ, उसके बाद पिटाई करो, आप ये फाड़ो वो फाड़ो, क्यों, वाई? मैं अपनी रसोई में क्या खाऊंगा ये मेरा अधिकार है, कोई मुझे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। और जहाँ तक बात है जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ 2014 से पहले के बीफ के निर्यात के आंकड़े पेश कर दें, 2024 तक 14 के बाद बीफ की निर्यात के आंकड़े प्रस्तुत कर दें, और बीफ निर्याताओं में जो लीडिंग पहले 10 नाम है और वो किस पार्टी को बिलोंग करते हैं उनके आंकड़े जारी केंद्र सरकार कर दे, मैं धन्य हो जाऊंगा और आपकी बातों का उत्तर भी मिल जाएगा। डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, क्या ये भी किसी नैरेटिव का हिस्सा है कि बार बार मुख्यमंत्री बोलते हैं कि डेमोग्राफिक चेंज पे नज़र रखी जाए, डेमोग्राफिक चेंज पे नज़र रखी जाए? सर, लैंड जिहाद, लव जिहाद, मज़ार के बाद यूसीसी और यूसीसी के बाद ये आपके एक अच्छा चैनल है जिसको लोग देखते हैं, तटस्थ चैनल है। मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप मेरे से कर, मैं आज एक क्वेश्चन का, डेमोग्राफिक चेंज की बात हो रही है, क्या कोई ऐसी सेंसस हुई है पिछले 20 सालों में, 25 सालों में? जब हमारी कोई सेंसस ही नहीं हुई है। सेंसस नहीं हुई, लेकिन जब विधानसभा की वोटर लिस्ट बनती है उस हिसाब से तय होता है। सर देखिए, बिल्कुल गलत है। मेरे उत्तराखंड के गांव खाली हो रहे हैं, मैं ये जानता हूँ, पहाड़ के गांव खाली हो रहे हैं, और वो काम के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए वो मैदानी क्षेत्रों को पलायन कर रहे हैं। तो घनत्व तो बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर इन चीज़ों में आए तो हमको ये भी देखना पड़ेगा, आज़ादी के टाइम में हम कितने थे, हमारी कितनी जनसंख्या थी, उसमें कितनी जनसंख्या हिंदुओं की थी, कितनी गैर हिंदुओं की थी, और आज जो जनसंख्या है उसमें अनुपात क्या है? मैं खुद 7 भाई बहनों में से एक हूँ। तो जस्ट लोगों को के मन में एक चीज़ डालने से नहीं होता। और मैं तो लोगों से ये कहना चाहूँगा, सब पढ़े लिखे लोग हैं मैक्सिमम लोग, खुद आज तो इंटरनेट में सारी चीज़ें हैं, मैं यूट्यूब पर जाने की बात नहीं कर रहा, मैं इंटरनेट के माध्यम से सही आंकड़ों में जाइए ना। ये वही सरकार तो है जिसने अब बेरोजगारी के आंकड़े देने बंद कर दिए। लेकिन अब तो धामी सरकार कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं और नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। सर ये पहली बार देख रहा हूँ, क्यों ज़रूरत पड़ी? थूकना मना है, वहीं लिखा जाता है जहाँ थूका हुआ सबसे ज़्यादा होता है। मैं लखनऊ पढ़ा हुआ हूँ और मैंने हर दीवार के कोने में पीक देखी है और वहीं पर लिखा रहता था थूकना मना है। जब मुख्यमंत्री खुद अपने हाथ से जब बांटने लगे ना नियुक्ति पत्र, तो ये समझ जाना चाहिए कि हालात क्या है। अच्छा, एक सवाल, जब वो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कोई नैरेटिव सेट कर रहे हैं, यूसीसी की कोई काट तो आपके पास है नहीं? मेरे पास है ना। क्या है? मैंने ये कहा कि यूसीसी क्या स्टेट का सब्जेक्ट है। मेरा पहला क्वेश्चन था, किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने मुख्यमंत्री को चैलेंज किया, आप जैसे कई चैनल्स में, कि प्रदेश की मुख्य विपक्षी दल का मैं अध्यक्ष हूँ। मैंने स्वयं मुख्यमंत्री को और प्रशासन को चिट्ठी लिखी कि जो आप मीटिंग बुला रहे हैं यूसीसी को लेकर, उसमें मैं सम्मिलित होना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को एक एजेंडा तो दिया जाए। अभी तक जो राय आई है 2.5 लाख लोगों की बात करें, उसमें कुछ तो मुझे पता होगी क्या राय आई है, ताकि मैं अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकूं संविधान की तहत, धाराओं के तहत। आपको इजाजत नहीं मिली? आज तक आपको जवाब ही नहीं आया? नहीं आया। और कौन वो 2.5 लाख लोग हैं जिनसे राय ली? मैं गया था पुरौला से लेके इस वाली बेल्ट में, मैंने जौनसारियों से पूछा कि आप फिर एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं। बिल्कुल लगा रहा हूं, सोच सरकार समझ पे यूसीसी की जो समिति बनी थी जिसने उसको लागू किया, उसका पूरा फॉर्मेट बनाया, उस पर आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि क्या ये बोगस थे सारे 2.5 लाख। लाख? एक पढ़े लिखे पत्रकार के सामने, एक लीडिंग चैनल के सामने इस बात को कह रहा हूँ। ये हमारे यहाँ संविधान में ये भी है कि जो प्रभावित लोग होंगे उनका भी प्रतिनिधित्व उस कमेटी में होना चाहिए। क्या जौनसारी हैं? क्या बुक्सा हैं? क्या थारू हैं? क्या किसी भोटिया जनजाति के आदमी को लिया? ठीक है, मेरे यहाँ आदिवासी कम हैं, क्या उनको लिया? क्या उनकी राय ली? उन 2.5 लाख लोगों में कितने जौनसारी थे जिनसे राय ली गई? उनके नाम तो प्रस्तुत कर दे सरकार, एक आंकड़ा तो जारी कर दे, इतने जौनसारी से हमने राय ली, उनके अपने नियम, अपने कानून, अपनी संस्कृति है। हाउ कैन यू चेंज दैट? हमारे थारू, बुक्सा और ये जो यहाँ रहते हैं उनके अपने नियम कानून हैं, उनके यहाँ जो लड़की है उसको ज़्यादा अधिकार हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम उनके अधिकारों को कोई संरक्षित रखेंगे। तो फिर कैसी यूसीसी है? समान आचार संहिता कैसे है? उनको छोड़े तो केवल ये मुसलमान और हिंदुओं के लिए है, थारू के लिए नहीं है, बुक्सा के लिए नहीं है, भूटिया के लिए नहीं है, जौनसारी के लिए नहीं है, तो फिर कैसा यूसीसी?
यही तो प्रश्न है। और क्या आपके द्वारा जारी गई यूसीसी को दूसरी स्टेट्स मानेंगी? ये वर्कशॉप नहीं है, ये कोई मैं वो कहना चाहिए मॉडल नहीं है आपका कि आप यहाँ कोई चीज़ करें फिर उसका क्या असर आएगा उसको फिर आप पूरे उसमें करेंगे। मोदी जी और आरएसएस तो इसको जब से मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, मुख्यमंत्री थे, तब से कह रहे हैं, और आरएसएस इसको आज़ादी से पहले से कह रही है। तो इतने वर्ष क्यों लग गए साहब? 10 साल से तो केंद्र में सरकार है, केंद्र से क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? वाई उत्तराखंड? क्या धामी सरकार इसको लेके ओवररेटेड हो गई है यूसीसी को लेकर? कुछ नहीं, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए लोगों का ध्यान आकर्षण भर्ती घोटालों से, अंकिता जैसी बेटियों से, 13 साल की बच्ची, 14 साल की बच्ची, संतरेसा, हाथी बरगला, इन सारी चीज़ों से ध्यान बरकराने के लिए इस तरीके की बातें हमेशा सरकार करती हैं। कितना उसका पब्लिक में क्या उत्साह है इसका? पब्लिक जिसको आप लागू करें, जिस पर उस वो बातचीत भी कर रहे हैं इस बारे में, कुछ पॉलिटिकल लोगों के अलावा। आम आदमी को कोई मतलब है इस चीज़ से? उसकी चिंता है मेरे बेटे की नौकरी लगी नहीं लगी, मेरी बेटी पढ़ लिख के घर बैठी उसकी नौकरी लगी नहीं लगी, अगले महीने का राशन कैसे आएगा, बेटे की फ़ीस कैसे दूंगी, बेटी की फ़ीस कैसे दूंगी। उसकी चिंता है इस बात को, मेरी बेटी जॉब में जाएगी, सुरक्षित रहेगी नहीं रहेगी, कहीं अंकिता तो नहीं बना दी जाएगी, कहीं कोई फिर वीआईपी आके कुछ कर तो नहीं देगा, कोई मेरा बेटा स्वच्छ साफ सुथरी व्यवस्था की मांग करे उस पर लाठीचार्ज तो नहीं होगा, 307 लगाने की कोशिश तो नहीं होगी। धन्य है वो जज साहब और वो हमारे विद्वान अधिवक्ता जिन्होंने नहीं होने दिया, नहीं तो बॉबी पवार और उसके साथियों पर 307 लगाने की कोशिश हो रही थी। जरा उस दिन का देखिए, प्रदेश के सबसे बड़े बड़े लोग जो सरकारी हैं वो वहाँ बैठे थे 307 लगवाने के लिए। तो लोग जानते हैं क्या हो रहा है। बाढ़ में आपका भाई गया था कमर तक बाढ़ में लक्सर, और मेरे 3 दिन बाद गए थे मुख्यमंत्री जी, और जो मंत्री जी हैं बाढ़ नियंत्रण मंत्री वो तो गए नहीं 1 हफ्ते तक। तो पब्लिक देखती है, पब्लिक समझती है। और मैं कुछ बीजेपी के भी लोग हैं जिन पे मैं तारीफ़ करूंगा, चाहे हमारे चमोली साहब हैं, उन्होंने खुलकर कुछ चीज़ों में, जैसे स्मार्ट सिटी की बात, उन्होंने खुल के अपनी बात रखी कि मैं जब मेयर था ये प्रस्ताव गए तो वो प्रस्ताव पे काम नहीं हो रहा, उल्टा हो रहा है, ये चीज़ें हो रही, खुल के कह रहे हैं ना। पर मैं पार्टी लाइन से हट के भी जो लोग वाकई में सच में चिंतित है चीज़ों को, उनके नाम लेने में मुझे हर्ज नहीं है। और मेरी पार्टी का दिल बहुत बड़ा है, वो मेरे को इन चीज़ों में माफ़ भी करते और समझते हैं कि क्यों कह रहा है। हरीश रावत जी क्या बुज़ुर्ग हो गए हैं, उनकी पार्टी को ज़रूरत तो है, लेकिन इस तरीके की अब ज़रूरत नहीं रहेगी। उनकी नीतियाँ रीतियाँ जो हैं वो पार्टी को जीत नहीं दिला पा रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है हरीश रावत जी की, क्योंकि वो 2 बार 2 जगहों से विधानसभा चुनाव लड़े, खुद नहीं जीत पाए, इसके बाद अपने बेटे को लोकसभा चुनाव लड़ाया, वहाँ भी नहीं जीत। सर बहुत सारे लोग, मैं लीडर की बात कर रहा हूँ, लोहिया जी वो लीडर हैं, लोहिया हाँ लीडर हैं, बेशक वो लीडर है, लेकिन जब आप बहुत सारी चीज़ों की जिम्मेदारी ले लेते हैं तो उतने ही दुश्मन भी आपके होते हैं। और जब ऐसा आदमी कहीं चुनाव लड़ता है तो सारे दुश्मन एक होकर उसको हराने की कोशिश भी करते हैं। तो वही चीज़ वो दंश झेल रहे हैं और उनकी उपयोगिता है, लेकिन अब उनको भी ये समझना चाहिए, एक एज के बाद ये समझना चाहिए कि मेरे को अब मेरी भूमिका क्या रहेगी। अब वो जैसे कह रहे हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो अब उनकी भूमिका स्ट्रक्चर बिल्डिंग की होनी चाहिए, उनकी भूमिका आप वाले सुझावों की होनी चाहिए, हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। आप उन्हें वेटरन बनाने की बात कह रहे हैं? नहीं, वेटरन मैं कहाँ बना सकता हूँ, या फिर सलाहकार मंडल में डाल दें? न, उनको देखिए अनुभव बीजेपी के मुताबिक आपने कहा उनकी उपयोगिता क्या है, तो मेरे को लगता है उनका अपना जीवन का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अच्छा भी और बुरा भी। जिन कमियों की वजह से उनको लगता है नुकसान हुआ, उन कमियों को हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं वही बता सकते हैं। और जिन चीज़ों की वजह से उनको लगता है कांग्रेस को फ़ायदा हुआ, 2002 में वही लेके आए थे गवर्नमेंट, वो जो मोमेंट्स उनने किए थे और पूरे उत्तराखंड के दौरे कर रहे थे, पत्थर मार रहे थे लोग, शेर करके, हम खुद भी उसमें शामिल थे। उसके बाद कांग्रेस वापस आई और कांग्रेस की गवर्नमेंट इस उत्तराखंड में बनी थी, जबकि राज्य सब कहते हैं बीजेपी ने बनाया, लेकिन हम उसके जस्ट बाद इलेक्शन में हम कांग्रेस लेके आई है। तो वो अपने अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस से राह दिखा सकते हैं और वही काम करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकली अभी भी वो, मैं कहूँगा कि मोस्ट एक्टिव जो लगा उनमें से हैं। वो अभी यहाँ होते हैं तो शाम को पिथौरागढ़ दिखते हैं, दूसरे दिन अल्मोड़ा दिखते हैं, तीसरे दिन दिल्ली दिखते हैं, कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है क्योंकि उनके पास फिजिकल से ज़्यादा जो बुद्धि है उनके पास, उसका पॉजिटिव वे में अगर वो इस्तेमाल कर दें और तो फिर मेरे को लगता नहीं कोई कांग्रेस को बीट कर पाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ इतना वक्त देने के लिए और कई मुद्दों पर अपनी बेबाकी से राय रखने के लिए। आपने बहुत बेबाकी से कई मसलों पर राय रखी है और हमें लगता है कि आपका ये जिद्दी स्वभाव
शायद कांग्रेस के लिए संजीवनी लेकर आएगा, उत्तराखंड की कांग्रेस के लिए। और अगला चुनाव, एक तो सबसे पहले आपके पास बाई इलेक्शन है और इसके बाद फिर आपके पास विधानसभा का चुनाव आएगा, फिर कुछ नए गुल खिलेंगे, कुछ अच्छी खबरें आपके लिए आएँ, यही शुभकामनाएं एक राजनीतिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को हम दे सकते हैं। आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया।